नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के दिल में बसी वह आलीशान इमारत इन दिनों देशव्यापी बहस का केंद्र बनी हुई है, जिसे कभी अंग्रेजी हुकूमत ने अपने अफसरों और सैन्य अधिकारियों की ऐशगाह के रूप में खड़ा किया था। आज वही दिल्ली जिमखाना क्लब केंद्र सरकार के फैसले के बाद विवादों में है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाके में स्थित इस 27 एकड़ जमीन की अब देश हित में जरूरत है। सरकार ने क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस दिया है। मोदी सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा ढांचे, शासन व्यवस्था और सार्वजनिक हित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाएगा। वहीं सरकार के आदेश के खिलाफ दिल्ली जिमखाना क्लब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान उस समय दिलचस्प माहौल बन गया जब क्लब के सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे और तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरी अदालत में उठकर कहा, कोई अन्याय नहीं होगा मिस्टर सिंघवी। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि जिमखाना क्लब एक गैर लाभकारी संस्था है और सरकार ने अचानक 5 जून तक परिसर खाली करने की समय सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा कि क्लब के मौजूदा सदस्य और प्रबंधन इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे। इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार किसी तरह की जल्दबाजी या जबरन कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा, हमने लीज धारक को 5 जून तक परिसर स्वेच्छा से खाली करने का विकल्प दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस जाकर जबरन कब्जा ले लेगी। हर कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। तुषार मेहता ने आगे कहा कि लीज की शर्तों के तहत सरकार को सार्वजनिक हित में लीज समाप्त करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार मुआवजा देने या वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। जब कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार का यह बयान रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है कि 5 जून को जबरन कब्जा नहीं लिया जाएगा, तो एसजी तुषार मेहता ने कहा, हाँ, इसे रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। कब्जा कानून में तय प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा। जहां तक इस पूरे प्रकरण की बात है तो आपको बता दें कि यह विवाद केवल एक क्लब का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जो आज़ादी के इतने दशक बाद भी औपनिवेशिक विशेषाधिकारों को पकड़े बैठी है। दिल्ली जिमखाना क्लब की कहानी अंग्रेजी शासन से शुरू होती है। वर्ष 1913 में इसे इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से बसाया गया था। उस समय इसका उद्देश्य भारतीय जनता की सेवा नहीं, बल्कि अंग्रेज अफसरों और फौजी अधिकारियों को एक अलग, विशिष्ट और शाही माहौल देना था। भारतीयों की वहां एंट्री तक नहीं होती थी। नौकर भारतीय हो सकते थे, सदस्य नहीं। अंग्रेजों ने इन क्लबों को अपनी सत्ता और श्रेष्ठता का प्रतीक बनाया था। आज़ादी के बाद भले ही इसके नाम से इंपीरियल शब्द हट गया, लेकिन तौर तरीके काफ़ी हद तक वही बने रहे। वर्षों तक यह क्लब देश के सबसे ताकतवर अफसरों, रिटायर्ड नौकरशाहों, सेना के उच्च अधिकारियों, जजों, बड़े वकीलों और रसूखदार लोगों का गढ़ बना रहा। आम आदमी के लिए इसकी सदस्यता किसी सपने से कम नहीं रही। कहा जाता है कि सदस्यता के लिए 30 से 40 साल तक इंतजार करना पड़ता था। आवेदन शुल्क लाखों में और उसके बाद भी सदस्यता की कोई गारंटी नहीं। केंद्र सरकार ने जब इसकी कार्यप्रणाली की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। वर्ष 2017 में 7 सदस्यों की शिकायत के बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इसकी जांच करवाई। आरोप लगे कि सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी लोगों से अलग अलग भारी भरकम शुल्क वसूले जाते थे। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने भी वर्ष 2020 में क्लब की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह संस्था आज भी औपनिवेशिक सोच का अवशेष बनी हुई है और यहाँ समान अवसर तथा सामाजिक न्याय की संवैधानिक भावना कमजोर पड़ती दिखाई देती है। यही कारण है कि जब मोदी सरकार ने इस जमीन को वापस लेने का फैसला किया तो देश के एक बड़े वर्ग ने इसे सही कदम माना। सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर राजधानी के सबसे महंगे और संवेदनशील इलाके में हजारों करोड़ की जमीन पर कुछ 100 विशिष्ट लोगों का कब्जा क्यों बना रहे। जिस जमीन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के लिए हो सकता है, वहां एक विशेष वर्ग की ऐशगाह चलती रहे, यह तर्क अब जनता को स्वीकार नहीं है।
मोदी सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि यह जमीन रक्षा संबंधी ढांचे को मजबूत करने, शासन से जुड़ी संस्थागत जरूरतों और सार्वजनिक सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। यह इलाका प्रधानमंत्री आवास और अन्य अति संवेदनशील परिसरों के निकट स्थित है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को प्राथमिकता देना किसी भी जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य है। खास बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने अदालत में साफ कहा है कि किसी प्रकार की जबरन कार्रवाई नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया कानून के तहत पूरी की जाएगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि क्लब को वैकल्पिक जमीन देने पर विचार किया जा सकता है। इसके बावजूद क्लब प्रबंधन और कुछ सदस्य इसे अपनी परंपरा और अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार ने अस्पष्ट कारण दिए हैं और मुआवजे का उल्लेख नहीं किया। लेकिन यहाँ असली सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक जमीन पर पीढ़ियों तक विशेषाधिकार चल सकते हैं? क्या लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाओं को हमेशा के लिए संरक्षित रखा जा सकता है जिनकी जड़ें औपनिवेशिक भेदभाव में हों? देखा जाए तो दिल्ली जिमखाना पर विवाद ने देश के सामने उन तमाम क्लबों की वास्तविकता भी उजागर कर दी है जो वर्षों से विशिष्ट वर्गों की बंद दुनिया बने हुए हैं। इन क्लबों में पहनावे से लेकर व्यवहार तक ऐसे नियम लागू किए जाते रहे जिनमें भारतीय संस्कृति और आम नागरिकों की सहजता के लिए बहुत कम जगह दिखाई देती है। कभी किसी महिला को पारंपरिक पोशाक में प्रवेश से रोका गया, कभी किसी कलाकार को नंगे पैर होने पर रोक दिया गया। यह सब उस मानसिकता का हिस्सा है जो खुद को समाज से ऊपर मानती रही है। जिमखाना शब्द की कहानी भी इसी औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ी है। अंग्रेजों ने फारसी के खाना और जिम्नेजियम के जिम को जोड़कर यह शब्द बनाया था। धीरे धीरे देश भर में ऐसे क्लब बनते चले गए। इनका उद्देश्य केवल खेलकूद नहीं था, बल्कि अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय समाज से अलग एक विशिष्ट जीवन शैली देना था। आजादी के बाद सत्ता बदल गई, लेकिन कई जगह व्यवस्था का चरित्र बहुत अधिक नहीं बदला। मोदी सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह केवल जमीन का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था में बराबरी की भावना स्थापित करने का प्रयास भी है। सरकार का संदेश साफ दिखाई देता है कि सार्वजनिक संसाधनों पर पहला अधिकार जनता और राष्ट्रहित का है, न कि किसी विशिष्ट समूह का। जिस दौर में देश आधुनिक रक्षा ढांचा, सुरक्षित प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की ओर बढ़ रहा है, उस समय राजधानी के केंद्र में स्थित बहुमूल्य भूमि का उपयोग राष्ट्रीय जरूरतों के लिए किया जाना स्वाभाविक है। बहरहाल, दिल्ली जिमखाना विवाद ने एक पुरानी बहस को फिर जीवित कर दिया है कि क्या भारत अब भी औपनिवेशिक दौर की मानसिक और संस्थागत विरासत को ढोता रहेगा या फिर लोकतांत्रिक और जनोन्मुख व्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम उठाएगा। फिलहाल मोदी सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि विशेषाधिकारों के पुराने किले अब अछूते नहीं रहेंगे। खैर, आइए देखते हैं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की प्रतिक्रिया और फिर आपको मिलवाएंगे दिल्ली जिमखाना की एक सदस्य से जो बताएंगी इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार निरंतर कॉलोनियल बैगेज, लुटियंस माइंडसेट, वीवीआईपी माइंडसेट, इसके खिलाफ एक स्टैंड लेने का काम किया है। और इसी श्रृंखला में एक क्लब बनता है, इंपीरियल क्लब बनता है अंग्रेज ऑफिसर्स के लिए, उनके ऐशो आराम के लिए। दिल्ली के प्राइम लोकेशन में पीएम के घर के करीब 27 एकड़ दी जाती है। पिछले वर्षों से वो 1000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं, जिस एरिया की रेंटल इनकम 1000 करोड़ की है। और वहाँ पर केवल 5600 मेंबर है, देश करोड़ों लोगों का है। वहाँ पे मेंबरशिप भी केवल आपको आपकी जनपत्रिका के आधार पर, आपका परिवार कौन है उसके आधार पर मिलती है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है? और इस प्रकार की एलिटिस्ट वीवीआईपी लुटियंस माइंडसेट के लिए मैं देख रहा था कांग्रेस के कुछ लोग हाई तौबा मचा रहे हैं। मतलब ये इंतहा हो गई वीवीआईपी एलिटिज्म माइंडसेट की। मुझे बहुत बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले हमारे जो कॉलोनियल कानून थे उनको बदलने का काम किया। भारतीय न्याय संहिता आई, राजपथ को कर्तव्य पथ किया, नेताजी की प्रतिमा लगाई, लुटियंस की मूर्ति हटाकर वहाँ पर राजा जी की मूर्ति भी लगी। और जिस प्रकार से हम लोग भारतीयता की ओर बढ़ रहे हैं और अंग्रेजी और कॉलोनियल जो चिन्ह हैं उनको समाप्त कर रहे हैं और उसका प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं। नई पार्लियामेंट को भी अब हम लोगों ने बनाने का काम किया है और एक नया हम लोगों का सेक्रेटेरिएट भी बना है भारत सरकार का। तो इस प्रकार से अगर किया जा रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। जिमखाना क्लब का मैंने ट्वीट कर चुकी हूँ। अब मैटर will now be decided by the courts because these are all about legal issues. So I think I don't want to comment any further on जिमखाना। मैंने उस वक्त ट्वीट कर दिया था और उसमें मैंने सब कुछ लिखा था क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में। सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें
और वो एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन्स भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से करा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज़ भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं। लॉन टेनिस में जिमखाना एक्चुअली आफ्टर कलकत्ता साउथ क्लब ये लॉन्स उससे भी बेटर थे। सो मैं 14 साल की उम्र से अमृतसर से आती थी खेलने। सो मेरी मेमोरीज़ 14 साल से जुड़ी हुई हैं जिमखाना क्लब से। इसलिए मुझे एक परेशानी हुई कि अब क्लब बंद हो जाएगी क्या। तो और उस 14 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे टेनिस मैचेस वहाँ देखे, डेविस कप में मैचेस देखे, नेशनल चैम्पियंस को विजय अमृतराज, रामानाथन कृष्णन, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल और सब प्लेयर्स आते थे। बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लगता था और नेशनल चैम्पियनशिप्स यहाँ होती थी। तो इसलिए मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ हैं। और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है ही है, उसके बाद रिसेप्शन सेंटर्स भी है। तो एक बहुत बढ़िया इकट्ठा होने का सेंटर है और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स वहाँ आते हैं और सीनियर सिटीजन्स का लिए एक तरह का सेकंड घर बना हुआ है। तो इसलिए उस एंगल से, लेकिन अब फैसला ऑनरेबल कोर्ट्स करेंगे क्योंकि ये मामला कोर्ट्स में जाने वाला है। तो जो कोर्ट फैसला करे। जिमखाना के मेंबर होने के नाते मैं एक जो मिथ है पब्लिक में और मीडिया में कि यहाँ पे सुपर रिच लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसा है, ये बिल्कुल झूठ है, एब्सोल्यूट मिथ है। इसे हमें बस्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सारे जो आधे से ज्यादा मेंबर्स हैं वो है आर्म्ड फोर्सेस के, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनके रिटायर्ड लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो अब मेंबर्स हैं, वो मोस्टली रिटायर्ड हैं। उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, उन्होंने ये चलाया है। तो अब आप देखिए कि रिटायर्ड लोग, पेंशनर्स जो आ रहे हैं, उनको आप एलीट का नाम देके, एलीट तो है, पढ़े लिखे को एलीट बोलते हैं ना, समझदार खानदानी को एलीट बोलते हैं ना, तो आप उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में कैसे कह सकते हैं? देर ऑल पेंशनर्स और वो अपनी ओल्ड एज में आके यहाँ पे खुली हवा में, ग्रीनरी में, ये तो आप देखिए कि जिमखाना मोस्टली बिल्डिंग बहुत कम है, मोस्टली इट इज ओपन, इट्स ऑल ग्रीन, इट्स फुल ऑफ ट्रीज, इट्स गॉट ग्रास कोर्ट्स। टेनिस ग्रास कोर्ट्स कितने हैं दिल्ली में? यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं। ये हाई एब्सोल्युटली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है बिल्डिंग को। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करके और इसको रॉन्ग बिल्कुल सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले देके और डिफरेंट एटीट्यूड कर लेंगे इन लोगों की तरफ जो मेंबर्स हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे जो 500-600 एम्प्लॉयज हैं, उनको आप 2 हफ्ते में कह रहे हैं कि जी खाली करके चले जाओ। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके तो जॉब्स है, उनकी रोजी रोटी है, उनका क्या? वो बेचारे क्या करेंगे? कोई प्रोविजन है? कोई नोटिस में कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल रूल ऑफ द लॉ नहीं फॉलो किया गया, जो कि करना चाहिए। बाकी इन्होंने जो कहा है कि सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में देखिए आपके सामने इंदिरा गांधी मेमोरियल, अब वहां पे कितने हजार लोग रोज आते हैं। क्या सिक्योरिटी है? कौन क्या है? किसी को पता है? जिमखाना में तो आपको एंटर नहीं करने दिया ना, किसी को बिना इजाजत के एंटर नहीं करने देते। हर कार को टोकन मिलता है, हर किसी की आइडेंटिटी पूछी जाती है, फिर एंटर करने देते हैं। तो इतने सालों से जिमखाना क्लब जो है ये 1913 से पहले का है, तो 100 साल से ऊपर तक तो कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं था। ये 2 हफ्ते में कैसे सिक्योरिटी इश्यू बन गया, आप ये बताइए। तो ये सब टोटली जो है फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन पे सब काम हो रहा है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, एंड द वे इट्स बीइंग डन, दैट इज टोटली रिग्रेटेबल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।